भारत कहीं ना कहीं संकट में इसलिए है कि भारत को अमेरिका अपने टर्म्स पे डिक्टेट कर रहा है। ये आपके सवाल का जवाब हुआ। अमेरिका ने कहा है कि आपको 500 मिलियन डॉलर सॉरी तो अब जितनी हमको जरूरत नहीं उतनी उसकी खरीदारी करनी है। तो ये क्या है, जबरदस्ती का व्यापार थोप रहा है ताकि अच्छा भारत क्यों कर रहा है, क्योंकि भारत का कुछ ना कुछ सीक्रेट उनके पास है। भारत सरकार को जो लोग लीड कर रहे हैं उनका सीक्रेट उनके पास है। एक्चुअली अमेरिका कौन होता है परमिशन देने वाला? रूस एक देश है। अमेरिका ने रूस के ऊपर यह आरोप लगाया कि रूस जो है तेल बेच के यूक्रेन के खिलाफ युद्ध अपना जारी रखे हुए है। अमेरिका जो है ना एक वैश्विक गुंडागर्दी कर रहा है। ट्रम्प क्या करना चाहते हैं, अपनी गुंडागर्दी करना चाहते हैं इजराइल के साथ मिलकर। इजराइल का झगड़ा किससे है? फलस्तीन के। वहां भी मेजोरिटी मुस्लिम लोग हैं, फलस्तीन से है। बगल में एक देश है लेबनान। लेबनान में भी एक तथाकथित आतंकवादी संगठन है जो अपने अधिकारों के लिए लड़ता है, हिजबुल्ला। ईरान में भी एक हौथीस का एक समूह है। तो इस तरह के संगठन है जो इजराइल के खिलाफ लड़ते रहे हैं। किडनैप कर लिया, गिरफ्तार करके लेके आया और अमेरिका की जेल में रखा हुआ है। फिर वहां उसने क्या कहा, उसने तर्क दिया कि हम वेनेजुएला में लोकतांत्रिक सत्ता की स्थापना करना चाहते हैं। वहां के जो उपराष्ट्रपति थी महिला हैं उनको राष्ट्रपति बना दिया। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं रिपब्लिक समाचार। युद्ध के बीच जब अमेरिका ये कहता है कि हम परमिशन देते हैं भारत को कि वो जाकर 30 दिन के लिए रूस से तेल खरीद सकता है, उसके बाद संसद में भी इसको लेकर जबरदस्त हंगामा हो रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। तो वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वो तो मौन अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस पूरे विषय पर बेधड़क होकर जो बोल रहे हैं प्रोफेसर संदीप यादव, कैसे देख रहे हैं इस पूरे युद्ध को? सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी आपकी निगाहों से। देखिए, जो पूरा युद्ध है, इजराइल अमेरिका का ईरान के ऊपर जो हमला 28 फरवरी को हुआ, ये युद्ध दूसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुका है। अमेरिका एक प्रॉक्सी वार लड़ रहा है। प्रॉक्सी बोले तो इजराइल की तरफ से लड़ रहा है, वो इजराइल को आगे करके लड़ रहा है। अगर आप दुनिया का मानचित्र देखिए, जिसे हम नक्शा भी कहते हैं उर्दू में, उसमें ईरान और इजराइल बहुत दूर नहीं है, लेकिन अमेरिका बहुत दूर है। और अमेरिका ने इस हमले का कारण कहा कि हम ईरान में रिजिम चेंज चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात उसने कही कि ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा है और हम ईरान जैसे देश को इस तरह की चीजें डेवलप करने नहीं देना चाहते हैं। तीसरी बात उसने कही कि ईरान ने अपने नागरिकों के ऊपर प्रदर्शन के दौरान गोलियां चलवाई, उनकी हत्याएं की, उनका दमन किया है। तो हम इस रिजिम चेंज के द्वारा वहां के लोगों को भी रिलीफ देना चाहते हैं। तो ये तीन चीजों की बात कह रहा है। क्या कह रहा है कि वो रिजिम चेंज करना चाहता है। अभी उसने मार दिया अयतुल्ला खमैनी को। 1979 में ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुई। इस्लामिक रेवोल्यूशन से वहां के राजा माने सुल्तान जो थे वो अहमद रजा शाह पहलवी थे और वो एक डिक्टेटर की तरह काम कर रहे थे और अमेरिका के साथ मिलकर वहां के रिसोर्सेस को अपने हिसाब से खर्च कर रहे थे और अपना एक तानाशाह की तरह जीवन जी रहे थे। उनके खिलाफ एक आंदोलन हुआ, एक क्रांति हुई, इस्लामिक रेवोल्यूशन, जिसमें अंत में रजा शाह पहलवी को गद्दी छोड़नी पड़ी और वहां एक लोकतांत्रिक और सुप्रीम लीडर वाली व्यवस्था की सरकार बनी। और उनकी जो संतान थे वो भाग के अमेरिका चले गए। अमेरिका जाके वो सेटल हो गया। तो अभी कुल मिला के मसला यही है कि एक्चुअली जब इस्लामिक रेवोल्यूशन हो गई तो रुहुल्लाह खुमैनी वहां के सुप्रीम लीडर बने, अयतुल्ला खुमैनी उसके बाद बने। अब अमेरिका जो है वो दो तीन चीजें चाहता है। वो मतलब ये वो नहीं कहता है जैसे आपको मुझे प्रत्यक्ष तौर पे नहीं कहता है। मुझे आपसे गुस्सा है तो मैं कई दूसरी चीजें बताऊंगा कि आपने ये गलत किया और उसके बाद मैं आपके ऊपर हमला करूंगा या आपके ऊपर आपकी निंदा शुरू करूंगा, दोष लगाना शुरू करूंगा, झगड़ा करना शुरू करूंगा। तो झगड़े का मुख्य कारण ये है कि ईरान जो है, दुनिया में 3 महत्वपूर्ण देश हैं जिनके पास तेल का भंडार है। पहला है वेनेजुएला, दूसरा है सऊदी अरेबिया और तीसरा है ईरान। वेनेजुएला के पास तो बहुत ज्यादा तेल है। अभी आपने देखा कि हाल ही में ट्रम्प ने एक आरोप लगाया किसके ऊपर? वेनेजुएला के राष्ट्रपति जो कि वहां लोकतांत्रिक ढंग से चुने गए थे, निकोलस मादुरो। उनको कहा कि वो ड्रग की तस्करी कर रहे हैं और उसके आधार पर उनको गिरफ्तार कर लिया। पूरी दुनिया के लोग देखते रह गए कि अरे ये क्या हो रहा है। वेनेजुएला जैसे किडनैप कर लिया, गिरफ्तार करके लेके आया और अमेरिका की जेल में रखा हुआ है। फिर वहां उसने क्या कहा, उसने तर्क दिया कि हम वेनेजुएला में लोकतांत्रिक सत्ता की स्थापना करना चाहते हैं। वहां के जो उपराष्ट्रपति थी महिला हैं उनको राष्ट्रपति बना दिया। तो वेनेजुएला में किया। अभी अमेरिका ने कहा आइसलैंड के लोगों को
कि वो पहले डेनमार्क की कॉलोनी हुआ करता था, कि देखो ये स्ट्रेटेजिकली एक इंपॉर्टेंट देश है, या तो आप अमेरिका में आके बस जाओ, या फिर आप हमसे पैसा दो, आप हमारी कॉलोनी बन जाओ, या हमारा उसके ऊपर अधिकार हो जाए। तो कुल मिला के एक्चुअली ये मसला है। तो बेसिकली अमेरिका जो है ना एक वैश्विक गुंडागर्दी कर रहा है। मेरी बात को आप समझ रही हैं? 2-3 कारण है जिसको मैं बहुत नहीं समझ लेते हुए बता दूं कि चाइना जो है वो तेल खरीद रहा था वेनेजुएला से, ईरान से। चाइना एक पावर के तौर पे उभर रहा है जिसको अमेरिका पसंद नहीं करता है। पहली बात, चाइना ये भी नहीं चाहता है, रूस यूक्रेन युद्ध की बात करता है बार बार। एक्चुअली रूस को यूक्रेन के युद्ध में जो ड्रोन दे रहा है वो ईरान दे रहा है। तो वो रूस को भी कंट्रोल करना चाहता है, चाइना को भी कंट्रोल करना चाहता है, और अपना व्यापार और अपना पैसा और तमाम तरह की चीजें भी बढ़ाना चाहता है। तो ये 3-4 चीजें हैं। और एक तो इजराइल को सबसे बड़ा खतरा, इजराइल जो कि अमेरिका का बहुत ही नजदीकी देश है, इजराइल को सबसे बड़ा खतरा वहां मिडिल ईस्ट में ईरान से था। क्योंकि आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जो मिडिल ईस्ट है या वेस्ट एशिया है, वहां पे बहुत छोटे छोटे देश हैं। अगर आप जाइए कभी, कतर जाइए, कुवैत जाइए, बहरीन जाइए, या फिर यूएई, वो 7 एमिरेट्स का एक समूह है, ये सब छोटे छोटे देश हैं। उस वेस्ट एशिया में सबसे बड़ा देश है ईरान। ईरान की 9 करोड़ की आबादी है। इवन इजराइल की भी 90 लाख की मात्र आबादी है। 90-99 लाख जो भी है, 90 लाख है, 99 भी नहीं है, 90 लाख है। आप समझिए 1 करोड़ से भी कम। तो ईरान एक बड़ा देश है, वहां के लोग इनसे भी झगड़ा नहीं कर सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर वो न्यूक्लियर पावर वास्तव में बन जाता तो वास्तव में एक चैलेंज होता। हालांकि वो उसको एक आधार बनाया है ट्रंप ने। ट्रंप क्या करना चाहते हैं? अपनी गुंडागर्दी करना चाहते हैं इजराइल के साथ मिलकर। इजराइल का झगड़ा किससे है? फलस्तीन के, वहां भी मेजॉरिटी मुस्लिम लोग हैं। फलस्तीन से है। बगल में एक देश है लेबनान। लेबनान में भी एक तथाकथित आतंकवादी संगठन है जो अपने अधिकारों के लिए लड़ता है, हिजबुल्ला। ईरान में भी एक हौथीस का एक समूह है। तो इस तरह के संगठन है जो इजराइल के खिलाफ लड़ते रहे हैं। अब संदीप जी, मेरा मुख्य सवाल यही है, क्योंकि मुझे लगता है दर्शक भी यही जानना चाहते होंगे कि भारत ने खामनेई की मौत पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, मौन रहे, चुपचाप। हालांकि 2 दिन बाद जो हमने तस्वीर देखी वो अलग हो गई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ट्वीट तक करना जरूरी नहीं समझा। इसका क्या हमें खामियाजा होगा या फायदा होगा? क्या होगा और कैसे होगा, कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। 5 या 6 दिन बाद भारत ने खामेनेई के मौत पे शोक व्यक्त किया। हाँ। जो हमारा संबंध है ना ईरान के साथ, वो कहीं ना कहीं खराब की तरफ बढ़ चुका है। लोग कह भी रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं विदेशी मामलों के, वो कह रहे हैं कि भारत ने कहीं ना कहीं अपना पक्ष जो है इजराइल के साथ या अमेरिका के साथ ले लिया। लेकिन जो भारत के विपक्षी दल हैं, जो यहाँ पार्लियामेंट में, सामने है पार्लियामेंट, वहां साफ साफ वो आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं विपक्षी दल कि अमेरिका जो है भारत को अपनी कॉलोनी बना चुका है। कॉलोनी माने उपनिवेश, माने मालिक बन चुका है। जैसे भारत में अंग्रेजों का राज कैसे हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे वो व्यापार करने आए, बाद में मालिक बन गए। ट्रंप ने भी क्या किया? वो जो ट्रेड डील किया ट्रंप ने, उसमें कहा भारत अमेरिका से केवल $39 मिलियन की खरीदारी करता है, $बिलियन की। अब अमेरिका ने कहा है कि आपको $500 बिलियन की खरीदारी करनी होगी। $500 मिलियन, सॉरी। तो अब जितनी हमको जरूरत नहीं उतनी उसकी खरीदारी करनी है। तो ये क्या है? जबरदस्ती का व्यापार थोप रहा है, ताकि अच्छा, भारत क्यों कर रहा है? क्योंकि भारत का कुछ ना कुछ सीक्रेट उनके पास है। भारत सरकार को जो लोग लीड कर रहे हैं उनका सीक्रेट उनके पास है। तो आपका जो सवाल है कि भारत कहीं ना कहीं संकट में इसलिए है कि भारत को अमेरिका अपनी टर्म्स पे डिक्टेट कर रहा है। ये आपके सवाल का जवाब हुआ। अब इसके बाद एक और महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि क्या भारत भी पिछलग्गू टाइप का एक देश बन जाएगा अमेरिका का? तो वो बनता हुआ दिख रहा है, दिख भी रहा है, क्योंकि अमेरिका ने जो परमिशन शब्द इस्तेमाल किया है वो चौंकाने वाला है हमारे लिए। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो, इंदिरा गांधी की सरकार हो, हम लोगों ने एक स्टैंड क्लियर रखा, लेकिन इस बार हमें वो देखने को नहीं मिला। देखिए, ऐसा है कि वो चौंकाने की बात नहीं है। एक्चुअली अमेरिका कौन होता है परमिशन देने वाला? रूस एक देश है। अमेरिका ने रूस के ऊपर यह आरोप लगाया कि रूस जो है तेल बेच के यूक्रेन के खिलाफ युद्ध अपना जारी रखे हुए है। ठीक, तो उसने कहा भारत को कि भारत उसका तेल न खरीदे। भारत खरीदता रहा, तो फिर बीच में उन्होंने बुला के उनको भारत के लोगों पे सैंक्शन लगा दिया। भारत बीच में खरीदता रहा, इसकी बात को अनदेखा करके अभी उसने टैरिफ लगा दिया। कितना? 50%। फिर जब भारत ने तेल खरीदना बंद कर दिया तो उसने उसको घटा के 25% किया, 25% से 18% किया। हालांकि पहले की सरकारों में वो टैरिफ जो है 2 से 3% लगा करता था। तो भारत सरकार को ये स्पष्ट करना होगा कि किन शर्तों पर वो टैरिफ लग रहे हैं,
समझ रहे हैं मेरी बात को। बिल्कुल। और एक्चुअली देखिए 2-3 चीजें हुई अडानी के खिलाफ न्यूयॉर्क की नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वहां पे केस हुआ। उन्होंने जो शेयर्स को मैनिपुलेट करके बेचा था उसके खिलाफ। अनिल अंबानी एप्स्टीन फाइल में फंस चुके हैं। भारत सरकार के एक मंत्री हरदीप पुरी का बुरी तरह से फंस चुके हैं। नाम नहीं बुरी तरह से फंस चुके हैं एप्स्टीन फाइल में। एप्स्टीन से इन लोगों का क्या लेना देना था? एक वो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करने वाला एक नरभक्षी व्यक्ति था, नरपिशाच था। वैसे भी स्टॉर्मी डेनियल्स नाम की एक यौन कर्मी से ट्रंप के रिश्ते रहे हैं। ट्रंप ने उनको एक्चुअली मुंह बंद करने के लिए हंस मनी दी थी। तो ट्रंप तो खुद ही उसी कैरेक्टर के व्यक्ति हैं। तो उस कैरेक्टर का व्यक्ति भारत की विदेश नीतियों को तय कर रहा है, भारत की नीतियों को तय कर रहा है। तो भारत तो वास्तव में संकट में, गंभीर संकट में है, और भारत संकट में है। तो अब इस पे उपाय क्या है? आप कह रहे हैं कि आने वाले भविष्य में हमें तो अभी पेट्रोल के बढ़ते दाम देख के समझ आने लगा है कि किस प्रकार से हमें इसका खामियाजा चुकाना पड़ेगा, लेकिन अभी कौन कौन सा खामियाजा और लग रहा है? आपको साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि जो एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस और पेट्रोल, वो भारत का हॉर्मुज स्ट्रेट से 88% आता है। तेल भी आता है, 50% पेट्रोल आता है, और बाकी ये सब गैस आते हैं। आप देखिए कि गैसों के दाम बढ़ने लगे हैं, लाइनें लंबी लंबी लगने लगी हैं। कर्नाटक के होटल एसोसिएशन ने कह दिया कि भाई हमारे पास समय नहीं है, जगह नहीं है। उधर तमिलनाडु, पंजाब, तमाम होटलों से ये सब कुछ व्यापार ठप हो सकता है। पाकिस्तान जैसे देश ने तो वर्क फ्रॉम होम कर दिया है, क्योंकि तेल से खर्चा बढ़ेगा, गैस का, तमाम तरह की चीजों को रोक दिया है। ये जो साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, उन्होंने भी बहुत सारी चीजें कर्टेल कर दी हैं। तो अगर ये वार सेकंड हफ्ते में है और आगे बढ़ता है, तो ये गंभीर संकट साफ साफ दिखाई दे रहा है। दुनिया के मैप पे ईरान के बाद पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बाद भारत है। और एक और चीज याद रखिएगा कि भारत के 90 लाख लोग मिडिल ईस्ट में रहते हैं, और वो वहां से जानते हैं 4 लाख करोड़ रुपए बेचते हैं। भारत का मिडिल ईस्ट से भी एक बड़ा व्यापार है। खाली बस तेल का मसला नहीं है, व्यापार भी ठप पड़ेगा। भारत की जो विदेशी मुद्रा की जो कमाई है, उसकी 40% मिडिल ईस्ट से आती है। तो याद रखिए, भारत एक गंभीर संकट में है। और गंभीर शब्द को मैं जोर से इसलिए बोल रहा हूं कि वास्तव में ये गंभीर संकट है। पूरे मसले को विस्तार से समझने के बाद आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है वो जरूर दीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की चुप्पी का खामियाजा भी भारत की 140 करोड़ की जनता को भुगतना पड़ेगा। अभी तो ये युद्ध का दूसरा हफ्ता है, अभी देखना होगा कि आगे आने वाले समय में क्या क्या तस्वीर देखने को मिलती है। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, रिपब्लिक समाचार।